ये हालात थमेंगे? क्या ये वॉर रुकेगी, और रुकेगी तो कब रुकेगी? रवि गोडसे जी, आप कह रहे हैं वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेस देखने को मिल रहा है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज पे, या फिर जो अलग अलग कंट्रीज में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कहीं मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो फिर ये सब क्या है? रवि गोडसे जी, देखिए भारत की स्थिति तो सबके सामने है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि यूएस में इसका क्या साइड इफेक्ट है। यूएस की जो अभी जो दृश्य है वो किस तरीके से है? रवि जी, देखिए ट्रंप की बात हो रही है, ट्रंप लगातार कहते हैं कि मैं शांति बनाए रखना चाहता हूं, और देखा होगा हम सब ने कि किस तरीके से जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध हो रहा था तो सीज फायर की स्थिति उन्होंने साफ तौर पे घोषणा कर दी थी कि ये सीज फायर मैंने करवाया है। अगर वो इतने पावरफुल है तो वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध क्यों नहीं खत्म करवा देते? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 15वां दिन है और हालात लगातार तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक करीब 1,72,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। और बड़ा सवाल यह है, क्या यह संघर्ष और बढ़ेगा? क्या इसका असर भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? और क्या जल्द कोई कूटनीतिक समाधान निकल पाएगा? देखिए, इसी खबर पे हमारे साथ चर्चा के लिए यूएस से रवि गोडसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या ये हालात थमेंगे? क्या ये वॉर रुकेगी, और रुकेगी तो कब रुकेगी? ये वॉर तो खत्म हो गई है 10 दिन पहले, अभी कुछ बचा नहीं है ईरान के पास। जो तस्वीरें आप देख रहे हो ना, वो क्या होता है ना, मीडिया को भी अच्छा लगता है ना, मतलब मैं मीडिया को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे हमें भी अभी अच्छा लगता है कि जली हुई चीज़ों की तस्वीरें देखें। कल आपने देख लिया, वो शायद थोड़ा गलत था, लेकिन यूएई ने, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात ने 45 लोगों को अरेस्ट किया इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के लिए जलते हुए चीज़ों की। वो कह रहे हैं कि हमारा करेंसी है स्टेबिलिटी और सब अच्छा चल रहा है। कल दुबई से प्लेन भी निकल गए अमेरिका के लिए, कतार से भी प्लेन निकले। तो यूएई ऐसा उनके लोगों को दिखाना नहीं चाहता कि यहाँ आ गए वहाँ आ गए। तो पहले 2 दिन में ईरान पर जो हमला हुआ उसमें उनका सुप्रीम लीडर मारा गया, उसमें उनका जो एयरलाइन डिफेंस के बैटरीज है वो चले गए, उनका नेवी चला गया, थोड़े बोट्स बचे हैं और हॉर्मुज उनके लिए एकदम नज़दीक है तो वहाँ वो थोड़ी तकलीफ कर सकते हैं, लेकिन बाकी उनके जो मिसाइल्स थे वो भी उन्होंने एक इधर एक उधर ऐसा सब खत्म कर दिया। अभी ईरान के पास है क्या? ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। अमेरिका और इजराइल ऐसे आराम से हवा में घूम रहे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और जो दिखा उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ईरान की जनता के साथ है ना, मतलब ईरान में जो नया गवर्नमेंट आएगा तो वो ईरान को ऐसा डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। तो अभी बचा क्या है? ये क्या होता है ना प्रॉब्लम, हॉर्मुज से जो शिप आते हैं, अगर एक भी शिप को आग लग गई तो बाकी के शिप के जो इंश्योरेंस वाले हैं वो कहते हैं कि हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। अगर इंश्योरेंस नहीं देंगे तो कोई शिप चलाएगा नहीं, फिर ट्रैफिक जाम होता है। जैसा हमें तो ट्रैफिक जाम की आदत है, दिल्ली में रोज देखते हैं, मुंबई में रोज देखते हैं। तो वहाँ हॉर्मुज में शिप जम गए और वहाँ से काफ़ी, भारत का तो काफ़ी ऑयल वहाँ से आता है। तो अभी ईरान कुछ कर नहीं सकता। वो जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर आए हैं उन्होंने बड़ा धमकी वाला स्पीच दिया था पहला, लेकिन वो खुद दिखाई नहीं देते, और उनका जो पिक्चर दिखाया था टीवी पे वो भी करंट नहीं है, वो बहुत पुराना पिक्चर है। सब अजीब चल रहा है ईरान में। तो मेरा ये मानना है, और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया @Dr. Godse Ravi पे, कि ये जंग पहले ही खत्म हो चुका है। हम चाहे वो एक चीज उधर जल रही है, एक चीज उधर जल रही है, इसकी कितनी भी तस्वीरें दिखाए, ये जंग खत्म हो चुका है। तो भारत में है तो सुकून से रहिए। ये एलपीजी सिलेंडर के लाइन में कतार में खड़े नहीं रहिए। जितने लोग एलपीजी सिलेंडर के कतार में खड़े रहेंगे उनकी तस्वीरें देख के और लोग आ जाएंगे। रवि गोडसे जी, आप कह रहे हैं वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेस देखने को मिल रहा है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज पे, या फिर जो अलग अलग कंट्रीज में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कहीं मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो फिर ये सब क्या है? तो क्या होता है ना, अगर एक भी मिसाइल गिर गया, ईरान तो पूरा जल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन मतलब पूरा ईरान नहीं, जो ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है,
लेकिन एक भी गिर गया अभी दुबई के एक बिल्डिंग पे, दुबई कितना बड़ा है, तो दुबई के एक बिल्डिंग में कुछ हुआ या एक एम्बेसी, अभी नॉर्वे में अमेरिकन एम्बेसी का दरवाजा था, उसके ऊपर ऐसा थोड़ा जलने की निशानी थी, तो बस वही पिक्चर दिखा रहे कि अमेरिकी एम्बेसी पे, दूतावास पे हमला हुआ। तो एक भी थोड़ा कुछ हुआ, और थोड़ा इतना, ईरान तो बड़ा देश है, और ईरान के जो अभी अभी की लीडरशिप है, तो उधर थोड़ा भी कुछ किया उन्होंने तो हम बड़ा चढ़ा के देखते, ईरान में नहीं देखते। पता है क्यों? ईरान में रहते हैं लोग 9 करोड़। अभी बाहर से, अमेरिका से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ईरान के कितने लोग अभी ऑनलाइन है, वो अमेरिका का टेक्नोलॉजी है। जनरली ईरान के 7 करोड़ लोग ऑनलाइन हुआ करते थे, अभी 40 लाख भी नहीं है। तो ईरान के लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। शायद ईरान के कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो खामेनेई, अली खामेनेई चल बसे, क्योंकि ईरान में कहाँ देखेंगे न्यूज़। हम लोग फ़ोन पे देखते हैं ना, सेल्युलर कनेक्शन होता है, गूगल करते हैं। ईरान में तो गूगल अलाउड भी नहीं है, उसको वीपीएन करना पड़ता है। चीन में कहाँ गूगल है, नॉर्थ कोरिया में कहाँ गूगल है। हमें सब आसानियाँ है, सब उपलब्धियाँ है, सो हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं तो छोटी न्यूज़ हमें लगता है बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। जो हम देख रहे हैं और जो सच में है, उसमें उसमें बड़ा फर्क है। तो और ये कॉन्फिडेंस की भी बात होती है ना, और ऐसी झूठी आशा नहीं है कि हाँ हाँ नहीं नहीं हो जाएगा सब, ऑल इज वेल, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ साइंस है, कुछ कुछ सोच है। क्योंकि अगर मैं आपको एकदम अमेरिका का तकलीफ क्या है मैं बोल देता हूँ आपको, इसराइल को छोड़ दो, मतलब इसराइल थोड़ा अलग सोचता है। अमेरिका की मैं तकलीफ आपको बोल रहा हूँ एकदम आसानी से। कल्पना करो कि हम है अमिताभ, एफएम न्यूज़ है गंगू, और अमिताभ का एक दोस्त है तिवारी, वो एफएम स्टूडियोज में छिपा है, और लड़ाई चल रही है अमिताभ और एफएम न्यूज़ की। तो एफएम न्यूज़ को पता है वो जीतने वाले नहीं है, लेकिन तिवारी एफएम न्यूज़ स्टूडियो में ही छिपा है। तो अमेरिका, यूएस ने अटैक किया, तो ऐसा नहीं कर सकते कि तिवारों को तकलीफ पहुंचे। आपके सामने एक बड़ा पाइपलाइन है हॉर्मुज का, उसके ऊपर आपके नेशन का सब भविष्य निर्भर है। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसको कुछ डैमेज हो। गंगू को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसा है उसने तिवारी का था ये स्टूडियो, अभी गंगू घुस गया तो गंगू को फर्क नहीं पड़ता। ये जो लोग बैठे हैं आईआरजीसी 1979 से, वो धमकियां दे रहे थे कि इजराइल को विश्व के नक्शे से हटा देंगे। 47 साल हो गए अभी उसको, तो वो धमकियां तो देते ही रहेंगे। और वो बहुत थोड़े लोग हैं, वो ईरान को रिप्रेजेंट नहीं करते। अभी जो ईरानी लोग हैं वो कहते हैं, अभी जो रजा पहलवी है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, उसके जो पिता थे मोहम्मद रजा, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड खास नहीं था, अच्छा नहीं था। वो भी थोड़े तानाशाह की तरह थे, किसी ने उनके ऊपर बोल दिया तो उसको जेल में डालते थे, ये करते थे वो करते थे। लेकिन अभी ईरान के दोस्त थे, और मेरे काफ़ी ईरानियन पेशेंट हैं, मैं इसका अलग नज़रिया आपको दे सकता हूँ। क्योंकि ईरान के जो बड़े फैमिलीज है, बड़े रिच फैमिलीज है, पुरातन फैमिलीज है, उनमें से कुछ लोग मेरे पेशेंट हैं, उनके माँ बाप अभी भी ईरान में है, तो मुझे वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ईरानियन लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो आईआरजीसी है, ये मुल्ला है, ये अब नहीं चलेंगे, ये नहीं चाहिए हमको। तो उनके जगह पे कुछ भी चलेगा। और वो जो बूढ़े लोग हैं जो मोहम्मद रजा के टाइम में थे, मोहम्मद रजा को तो 1979 में उठाया था, तो वो अब भूल चुके हैं, और उनमें से ज़्यादा लोग रहे भी नहीं है। ये जो नौजवान है और ये जो रजा पहलवी है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तानाशाह बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। वो सिर्फ कह रहा है कि मैं एक तो ब्रिज होऊंगा, और मैं अगर ईरान में आया तो नए इलेक्शन होंगे। उसकी 3 बेटियां हैं, उसका बेटा भी नहीं है। उसकी बड़ी बेटी का नाम है नूर। तो शायद ऐसा हो कि वो कहेगा कि नूर बनेगी। तो कल्पना करो ईरान में, जहाँ एक लड़की को अगर उसके बाल ठीक से ढके नहीं है तो उसका गला घोट सकते हैं, उस ईरान की एक नूर करके लड़की मलिका बन जाती है, और फिर ईरान में टूरिज्म चालू होता है, तो कितना अच्छा होगा। तो काफ़ी सारे ईरानियन, ये सब इराक में नहीं हो पाया था, क्योंकि इराक 50% शिया था, 45% सुन्नी था, कर्डिश था। ईरान एकदम होमोजेनियस है, 85% लोग शिया है, और कितनी पुरातन सभ्यता है,
कितने अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ईरानी, कितने कितने शानदार है, कितने समझदार है लोग वो। तो उनके भी नसीब में अगर लोकतंत्र आता है, कितना मजा आएगा विश्व के लिए। और ये जो होर्मुज का तकलीफ है ना, वो जैसा एलपीजी सिलेंडर का मैंने बता रहा ना, एक छोटी सी तकलीफ है, हम खुद उसे बड़ा कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, किसी भी चीज की एक सप्लाई होता है जिसे हम आपूर्ति कहते हैं, डिमांड होता है, मांग होता है। अगर आपूर्ति वही है लेकिन मांग अचानक बढ़ गई, तो फिर आपूर्ति सप्लाई कम पड़ेगा ना। इसी वजह से ब्लैक मार्केटिंग होता है। ये जो धारणा है, ये जो संभावना है, ये जो परसेप्शन है, ये फीलिंग है, ये बहुत गलत होता है। जिन लोगों के, मैं वापस सिलेंडर की बात कर रहा हूं, जिन लोगों के घर में सिलेंडर है और अभी कुछ दिक्कत नहीं है, वो लोग भी दौड़ पड़े हैं। ये कोविड की दूसरी लहर के तरह चल रहा है, गैस सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर के तरह बन रहे हैं। भारत बहुत सुजलाम है, सुफलाम है, बहुत संपन्न है, उपलब्धियों से भरा पड़ा देश है, कहाँ कोई कमी नहीं है। इस कमी को हम खुद, ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम रीतिया बनाई गई है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं, सब अच्छा चल रहा है। रवि गोडसे जी, देखिए भारत की स्थिति तो सबके सामने है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि यूएस में इसका क्या साइड इफेक्ट है। यूएस की जो अभी जो दृश्य है वो किस तरीके से है? देखो, यूएस में तो अभी नवंबर 2026 में, जिसको हम लोग मिड टर्म्स इलेक्शन कहते हैं, वो हो जाएंगे कांग्रेस के लिए, मतलब सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। उसमें अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है तो फिर वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को इम्पीच करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा हर देश में होता है, अभी भारत में शायद इतना नहीं है, हर एक देश अभी पोलराइज हो गया। आपने इजराइल में देखा तो 50% लोग नेतन्याहू के साथ है, 50% खिलाफ है, सिर्फ 50-50। अमेरिका में 50% लोग ट्रम्प के साथ है, 50% लोग उनके खिलाफ है, और जो खिलाफ है वो हर हालत में खिलाफ है। 30% लोग ऐसे हैं जो हर हालत में साथ है। तो अमेरिका में क्या चल रहा है, अगर आपने पूछा तो ये निर्भर करता है आप किससे पूछ रहे हो। किसी डेमोक्रेटिक से पूछा तो बोला नहीं नहीं, ये बहुत गलती थी, उधर जाना नहीं चाहिए था, ये सब गलत है, सब दाम बढ़े, सब बहुत तकलीफ हो रही है। अगर किसी रिपब्लिकन से पूछा तो वो कहेगा अरे क्या ईरान धमका रहा था 40 साल से, यहाँ मिटा देंगे, वहाँ मिटा देंगे, हिजबुल्लाह का पैसा उसने दिया था, हमास का पैसा उसने दिया था, हुतीज को पैसा इसने दिया था, ये पूरे वर्ल्ड में स्पॉन्सरशिप का टेरर था, उसे कभी ना कभी तो उठाना ही था, आज उठा दिया, तो क्या क्या उसमें गलत है। तो और अमेरिका में तो अभी दाम थोड़े बढ़े, 60 सेंट, मतलब आधे डॉलर से भी ज़्यादा। तो भारतीय रूपों में बात की तो 50 रुपए से कीमत ऊपर गई है। जो क्रूड ऑयल का प्राइस होता है वो $100, 120 तक चला गया था, फिर $100 में आ टिका है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बात हो रही थी। लेकिन क्या है ना, अमेरिका के ऑयल कंपनीज भी है, तो अमेरिका के ऑयल कंपनी, ये क्या होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं ना, ये कंपनीज, ये इंश्योरेंस देने वाले, ये कभी, इनका कभी नुकसान नहीं होता। जो गरीब होते हैं वो बेचारे गरीब ही होते हैं, सबसे पकड़े जाते हैं वो मिडिल क्लास लोग। तो मिडिल क्लास लोगों को तकलीफ होती है। अभी मार्केट थोड़ा अप एंड डाउन है, लेकिन अमेरिका की आपने पोजीशन देखी तो दाम बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो नेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, कि ऐसे आपातकाल के लिए जो स्टोरेज होता है, वो यूएस ने रिलीज किया है, और बाकी 45 देश यूएस के साथ है। तो उन्होंने 24 करोड़ बैरल वो मार्केट में लाएंगे, तो ऑयल का दाम नीचे है। लेकिन ये 3-4 महीने के ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता। लेकिन अमेरिका इसे 6 महीने ज़्यादा चलाने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन है नवंबर में, उसके पहले तो वो दाम नीचे लाएंगे। भारत में भी अगर वो एलपीजी का, पता नहीं मुझे भारत का क्या एलपीजी का स्टॉक है भारत के पास, रिजर्व स्टॉक, वो अगर रिजर्व स्टॉक अभी रिलीज करते तो फिर ये जो सब न्यूज़ देख रही है, सब कतारें देख रहे, ये नहीं होता। और पहला क्या होता है ना, सबसे पहला जैसा कोविड में होता था, गवर्नमेंट लोगों को बोलता है कि अगर आपको कमर्शियल है तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा 1 महीने तक, आपको अगर रेसिडेंशियल है तो 25 दिन ऑर्डर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कंपनी है तो और बनाओ। सो अपने गवर्नमेंट के जो सब पैंतरे होते हैं वो लोगों पे होते हैं,
कि आप ये करो, आप वो करो, तो कभी गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए ना। तो अभी गवर्नमेंट एलपीजी का क्या स्टॉक है, गवर्नमेंट का कितना रिजर्व है, कितने दिन का है, वो क्या कर सकते हैं, ये अगर एक हफ्ते पहले करते तो ये सब अपने लोगों को जानते हुए तो ये सब नहीं होता था। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और कुछ भी बोलते हैं उसमें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। अगर भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर आता है और खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और अंकिता उनसे पूछ सकती है कि भाई क्या होने वाला है, और अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने नेशनल मीडिया पे कह दिया कि काफी स्टॉक है, डरने की बात नहीं, तो लोग निकल जाएंगे वो कतार से। उन्हें कहाँ पड़ी है वो कतार में, उन्हें थोड़ा रवि जी, लेकिन भारत सरकार के तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, एलपीजी गैस उनके पास पर्याप्त मौजूद है। तो अगर ऐसा, पता नहीं वो क्या कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं तो ऐसा एकदम डंके की चोटी पे नहीं कहते, ऐसा किसी अच्छा रवि जी, देखिए ट्रम्प की बात हो रही है, ट्रम्प की बात हो रही है। ट्रम्प लगातार कहते हैं कि मैं शांति बनाए रखना चाहता हूं, और देखा होगा हम सब ने कि किस तरीके से जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध हो रहा था तो सीज फायर की स्थिति उन्होंने साफ तौर पे घोषणा कर दी थी कि ये सीज फायर मैंने करवाया है। अगर वो इतने पावरफुल है तो वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध क्यों नहीं खत्म करवा देते? तो उसके ऊपर मैं दो चीज कहूंगा। आपने रशिया का साइज देखा और यूक्रेन का साइज देखा और स्ट्रेंथ देखी और पावर देखी और हथियार देखे, तो ये कंपैरिजन अमेरिका और ईरान का हो सकता है। रशिया यूक्रेन, अमेरिका ईरान। रशिया 5 साल से कोशिश मार रहा है यूक्रेन में, अमेरिका ने 5 घंटे में उठा दिया। मतलब दुश्मनी भी बराबर वालों में होती है, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जो मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था, कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने 17 बार कहा है अब तक यूएस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने फोन किया था, ये युद्ध बंद कर दिया। अगर भारत के पंतप्रधान ट्वीट कर देते हैं @real डोनाल्ड ट्रंप, आपने फोन नहीं किया था, तो पूरे विश्व की हेडलाइन बन जाएगी। तो अगर इंडिया कहना चाहता है तो कह सकता है ना डायरेक्टली। ये फॉरेन मिनिस्टर का प्रवक्ता कौन है, किसने उसका नाम भी नहीं सुना है। और ये जो ट्रंप हमेशा कहते रहते हैं कि मैं शांति बनाऊंगा, शांति बनाऊंगा, अभी इसका ट्रेलर हम देख चुके हैं ना। कहां पे? वेनेजुएला में। वेनेजुएला के लाखों लोगों का आर्मी है उनके पास, हजारों मिलिशिया है उनके पास। चाइना के वेपन्स थे, चाइना का भी उसकी खुद की औकात समझ में आई है कि फर्स्ट वर्ल्ड पावर के साथ जब लड़ते हैं तो चाइना के डिफेंसिव वेपन्स का क्या होता है। तो कह रहे थे कि वेनेजुएला में इतनी आग लग जाएगी कि पूरे साउथ अमेरिका में फैल जाएंगी। अभी क्या हुआ है वेनेजुएला में? वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है अभी की, डेल्सी रॉड्रिगेज, वो डेल्सी रॉड्रिगेज सेल्फी खींच रही है अमेरिकन मिनिस्टर्स के साथ। अभी वहां क्या है ना, मरिया मचाडो थी जिसको नोबेल प्राइज मिला था, उनको लग रहा था कि अमेरिका उनकी गवर्नमेंट लाएगा। लेकिन अगर अमेरिका गवर्नमेंट लाता है तो वेनेजुएला के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा ये पपेट है। इसलिए डेल्सी रॉड्रिगेज, मेरा मानना है कि डेल्सी रॉड्रिगेज ने बाकी कितनी भी बातें की, वो मदुरो को उठाने के पहले ही अमेरिका के साथ बात हुई होगी। तो मेरा ये दावे के साथ मैं कहता हूं कि रेजा पहलवी आए तो सबसे अच्छा है, लेकिन आईआरजीसी में भी ऐसा कोई मॉडरेट है जिसके साथ अमेरिका ने पहले ही बात की हुई है, तो उसको शायद उसको लेके ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो आप वेनेजुएला में देखो ना, क्या वेनेजुएला में होने वाला था, ये जंग 6 महीने चलने वाला था, अभी वेनेजुएला न्यूज में है कहां पे। दूसरी बात है क्यूबा की, क्यूबा पे भी पूरा कम्युनिस्ट है, अमेरिका के एकदम नजदीक है। तो लग रहा था कि क्यूबा में कुछ लफड़ा हो जाएगा, क्या विश्व में शांति बना रहे, सब जगह पे लफड़ा। अभी क्यूबा के प्रेसिडेंट लाइव टीवी पे आए और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, ये लफड़ा नहीं करना है हमको, हमने अमेरिका के साथ बात कर रही है, हम थोड़ा अभी हमारा ये मॉडरेट करेंगे। वो उनको डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने टीवी पे आके बोल दिया। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि ये ट्रम्प ऐसा करते हैं वो करते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता, मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ। मैं ऐसा वोटर हो कि रिपब्लिकन पार्टी को कहता है उनकी काफ़ी बातें काफ़ी गलत है। वो लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कभी कभी बोलते हैं, अबॉर्शन पे जो वुमेन्स राइट पे चूज करने का उनका जो कुछ अच्छी नहीं लगती, कुछ बातें अच्छी लगती है। तो अमेरिका के 80% लोग ऐसे सेंटर में है
कि वो ये पार्टी की ये चीज़ अच्छी लगती है, वो पार्टी की वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अभी मैं नॉर्थ साउथ कोरिया गया था, तो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे गया था, तो जो नॉर्थ कोरिया में भाई बहन हैं उनकी कौन सुनेगा? कब? उनके पास ना पढ़ाई है, ना इंटरनेट है, ना उनके कैसे रह रहे हैं वो लोग? वो नॉर्थ कोरिया का किंग जॉन्ग उन है, उसने कौन सा इलेक्शन देखा है? ये जो चाइना के शी जिनपिंग है, उन्होंने कौन सा लोकतंत्र का इलेक्शन लड़ा है? कि पाकिस्तान में किसी ने लोकतंत्र देखा है? तो लोकतंत्र पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो अच्छा है ना। ये अमेरिका का काम नहीं है लोकतंत्र फैलाना, भारत का भी काम नहीं है, लेकिन अगर होता है तो अच्छा है। लेकिन मुझे यहां एक चीज की थोड़ा बुरा लग रहा है कि इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद भारत इन राष्ट्रों के कतार में, कि भारत से पिक्चर क्या आ रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग कतार में खड़े हैं। ये पिक्चर क्यों नहीं है कि भारत एक कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, ईरान को बुला रहा है, अमेरिका को बुला रहा है और कहते हैं हम ये जंग खत्म कर देते हैं। भारत दिल्ली में कॉन्फ्रेंस रखता है और पुतिन को बुलाता है और जेलेंस्की को बुलाता है, क्योंकि भारत ऐसा एकमात्र देश है दुनिया में जो ईरान के साथ भी बात कर सकता है, इसराइल के साथ भी बात कर सकता है। पंतप्रधान इसराइल जाके आए थे, ईरान के साथ भी अभी उन्होंने बात की। सो ऐसे अभी बाकी का कोई देश नहीं है दुनिया में। तो ये वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ ये स्लोगन नहीं है, ये भारत कर दिखा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी जो मातृभूमि है, जहां मैं पैदा हुआ था, अभी तो फिलहाल मैं अमेरिका का नागरिक हूं, लेकिन जो मेरी मातृभूमि है, तो माता तो नहीं बदल सकते हम, तो बॉलीवुड के हीरो नहीं है कि मेले में जाके माँ बाप बदल लेंगे। तो जो मेरी माँ है, भारत माँ है, वो क्यों न विश्व के मंच पर जो स्थान पकड़ ले। देखिए जो रवि उसे जी, बनता मेरा है। अगला सवाल यही था कि साफ तौर पे अगर हम इजराइल से भारत के रिश्ते को लेके बात कर ले या फिर ईरान से भारत के रिश्ते को लेके बात कर ले, तो भारत पीस मेकर बन सकता है या नहीं? क्योंकि देखिए भारत जिस तरीके से बनना चाहिए। हम्म तो और कभी कभी क्या होता है ना, अभी गए थे पंतप्रधान और इजराइल की जो लोकसभा है कनेसेट, उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो अक्टूबर 7 को हमला हुआ उसके भारत खिलाफ है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। तो भारत ने 1961 में जब गोवा पे हमला किया था, तो 2 दिन पहले यूएसएसआर के परराष्ट्र मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स भारत आए थे। तो शायद रशिया ने कहा था कि हाँ चलो ठीक है। तो विश्व में 3 टाइप के लोग हैं। पहले गट में है अमेरिका, इजराइल, शायद दूसरे गट में है नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, और तीसरे जो लोग हैं, काफी सारे तादाद में देश है, वो भारत को एक लीडर की तरह देखते हैं कि उनका बैरोमीटर होता है, वातक कुक्कुट होता है कि भारत क्या सोच रहा है। तो अगर भारत इजराइल में जाके कहता है कि वो आतंक के खिलाफ है, तो शायद इजराइल को लगा कि विश्व को चलेगा ईरान पे, शायद भारत ने क्लीन चिट दे दी इजराइल को। इजराइल तो हमला करने वाला था ईरान पे, कभी ना कभी उनको वो न्यूक्लियर उठाना था। तो अभी ईरान का जो कुछ मॉडरेट, लेकिन ईरान के जो कुछ लोग हैं अभी, लेकिन मोहम्मद मुसावी है, घाविलेफ है, लेकिन वो सब लोग आईआरजीसी से जुड़े हुए हैं, पेज़ेश्कियान है। तो शायद ईरानियन लोगों को वो नहीं चलेंगे। और एक सवाल जो आपने पूछा भी नहीं है कि अगर ईरानियन लोगों को आईआरजीसी, अभी आयतुल्ला का जो लोग है, वो इतने बुरे लगते हैं, तो फिर अभी ईरानियन जनता रास्ते पे क्यों नहीं है? निदर्शन क्यों नहीं कर रही? ऑफिस में घुस के इन लोगों को हटा क्यों नहीं रही है? और इसका एक सिंपल आंसर है। एक कल्पना करते हैं कि पाकिस्तान बहुत चालाक है और ताकतवर है, और पाकिस्तान कहता है कि हमें भारत के साथ T20 के 10 मैचेस खेलने हैं, तो आपके जो 300 बेस्ट प्लेयर है T20 के, भेज दो उन्हें इस्लामाबाद। तो भारत के 300 प्लेयर जाते हैं T20 के, और पाकिस्तान उन्हें बंदी बना देता है और फिर खेलने को आता है इंडिया में। तो भारत का जो टॉप टैलेंट है 300 प्लेयर्स, वो तो नहीं है अभी अवेलेबल भारत को। जब दिसंबर 2025 के अंत में ईरान में निदर्शन चालू हुए थे, और जनवरी 8 और जनवरी 9 को लाखों लोग, करोड़ों लोग रास्ते पे आए थे, तब अभी कह रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स कि 43,000 लोगों की हत्या शायद हुई थी,
कुछ रिपोर्ट कह रहे थे 15,000 20,000। लेकिन ये जो लोग मरे थे वो ईरानियन रेजिस्टेंस के लीडर थे, वो संगठक थे, वो आयोजक थे, वो उनका चेहरा थे। तो ये इनका लीडरशिप ही अभी नहीं है, उनके जो बेस्ट प्लेयर्स है वो नहीं है, इसलिए ईरान की जनता डरी हुई है। और उनको लगा था जनवरी 8 को ही अमेरिका आएगा, अमेरिका ने वो मौका छोड़ दिया, अमेरिका तब नहीं गया। और ईरान के पास अभी इंटरनेट भी नहीं है, 0.51% ईरानियंस भी इंटरनेट भी नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि विश्व में लेकिन क्या चल रहा रवि है। जी, एक सोचने वाली बात है। देखिए, ये जो हाँ जो लड़ाई शुरू हुई, जो ये वॉर शुरू हुआ, ये रेजिम को लेके कहिए या फिर जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेके कहिए, ये जो वॉर शुरू हुआ, खैमेनी की मौत से क्या न्यूक्लियर वेपन्स बनना बंद हो जाएंगे, या ये जो रेजिम की लड़ाई थी ये अब खत्म हो जाएगी? ये जो क्या है ना कि ईरान के लोगों के लिए बहुत हमदर्दी है अमेरिका को। लेकिन एक एमर्सन करके बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ करता था, वो कहता था हर सयाना आदमी सेल्फिश होता है, तो हर देश खुद की सोचता है। तो अमेरिका ने ईरान पे इसलिए नहीं हमला किया कि ईरान की जनता के साथ उन्हें लगाव है, ईरान की जनता के साथ उन्हें लगाव है, लेकिन हमला इसलिए किया कि ईरान ने बड़े मिसाइल बना दे। तो आज वो दुबई पे डाल रहा है, कल वॉशिंगटन डीसी पे डाल सकता है। तो तब जब तक वो उस लेवल पे ना पहुंच जाए उसके पहले उन्होंने उसके ऊपर हमला किया, इसलिए ये अमेरिका का था। अभी जो खामेनेई है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखा है ना, तो वो खुद को सुप्रीम लीडर कहता है और 1 मिनट वीडियो पे चेहरा भी नहीं दिखा सकता। और जो हम लोग बात कर रहे थे रेजिम की, वो बहुत स्ट्रेंज है। आपने उसके भाषण के पहले 2 शब्द देखे ना, तो मैं तो बौखला गया था वो शब्द देख के। वो पहले 2 शब्द थे, प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों। मतलब बहनों की उनके कुछ परवाह ही नहीं है, औरत की जैसे कुछ कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और लेकिन उनका ये जो स्पीच है वो पढ़ रही थी एक महिला। मतलब ये बहुत ही स्ट्रेंज चल रहा है ईरान में जो चल रहा है अभी। पता नहीं अभी ग्राउंड पे क्या चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है, रवि गोडसे का प्रेडिक्शन ये है कि 13 अप्रैल तक रेजा पहलवी आ जाएगा एज अ ब्रिज ईरान में, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं क्या होता है। देखिए रवि जी, जब प्रेडिक्शन की बात हो रही है तो देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी हुई है। गोल्ड सिल्वर की रेट की बात कर ले या महंगाई दर लगातार आसमान छू रहे हैं। इस पे रवि गोडसे का क्या प्रेडिक्शन बोलता है? लास्ट सवाल है सर मेरा। मेरा प्रेडिक्शन ये है ना कि ये जो मिडिल, अभी हम मार्केट की बात करते हैं, ओके, मिडिल क्लास लोग मार्केट में है, ओके, तो वो देखते हैं कि ईरान की विश्व युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है, तो मार्केट नीचे जा रहा है, तो मिडिल क्लास लोग डर जाते हैं, वो अपने स्टॉक्स बेचने लगते हैं, तो मार्केट और नीचे जाता है, तो और लोग बेचते हैं, तो नीचे जाता है, नीचे जाता है। फिर एक डिप आता है मार्केट का, और वो जो बड़े लोग होते हैं, दरिंदे होते हैं, ये जो दरिंदों की टोली होती है, वो डिप वाला मार्केट खरीद लेते हैं सस्ते में। फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है, फिर मिडिल क्लास वाले लोग वापस खरीद लेते हैं। तो मिडिल क्लास वाले लोग घाटे में बेचते हैं और घाटे में खरीदते हैं। तो ये क्यों बेचते हैं? क्योंकि हाथ में उनके पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, राइट, रोकड़ा चाहिए। लेकिन वो रोकड़ा वो जेब में तो नहीं रखते, वो बैंक में रखते हैं। अगर पूरा मार्केट गिर गया, तबाह हो गया 1929 जैसा, तो बैंक कहाँ बचने वाले हैं? तो मैं कुछ इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ना फाइनेंशियल प्लानर हूँ, लेकिन अपने जो फाइनेंशियल प्लानर है उनसे तो मैं ज़्यादा जानता हूँ। मेरा मिडिल क्लास लोगों से मशवरा ये रहेगा कि मार्केट में टिके रहे हो, क्यों बेच रहे हो? अगर सब लोग मार्केट में टिके रहे तो मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं। और ये वॉर आने वाला था, इनको मालूम नहीं है क्या? ये जो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं वो कहते हैं जब 45 साल बाद आप रिटायर होंगे तो आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए। अरे 45 सेकंड बाद हॉर्मुज में क्या होने वाला है पता नहीं आपको, और 45 सालों की बात कर रहे हो। तो मेरा मिडिल क्लास लोगों से, ये जो मार्केट वाले लोगों से या भारतीय लोगों से एक ही मशवरा है कि टिके रहो, जो अफवाहों पे मत जाओ, इधर उधर खुद ब्लैक मार्केट मत करो, दौड़ो मत। ये सब कठिनाई हम खुद के लिए पैदा करते हैं। और किसी ने पूछा, अरे आप तो डॉक्टर हो, किस किस हक से बात कर रहे हो? मेरे कोई भी प्रेडिक्शन देखो, कोविड में तीसरी लहर नहीं आएगी, ये सब खत्म हो चुका है, ये सब मत करो,
इकोनॉमी को एक सबके सब बराबर 100% सही थे सब। तो वही आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ चलिए। कि इन अफवाहों पे मत जाओ, सब ठीक होने वाला है, सब ठीक ही होगा। चलिए, रवि गोडसे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, लगातार आज 15वां दिन युद्ध का बरकरार है और लगातार मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए, ये जो युद्ध है ये क्या रूप लेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए FM न्यूज के साथ बने रहें।